हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट हुआ था उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ रही हैं उनमें से कुछ लगभग 15 से 20 पर्सनालिटीज़ को हम कवर करेंगे एपिसोडिक वीडियोस में। तो आज का जो पहला वीडियो है ये डेडिकेटेड है फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी को। चलिए शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। जन्म 2 अक्टूबर 1859 में सॉरी 69 में गुजरात के काठियावाड़। अब काठियावाड़ का जो एरिया है वो आपको पता है, ये वाला काठियावाड़ का डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, ठीक है। पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ, राइट। इनका बचपन का नाम क्या था? मोहनदास। और पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। इनके जो पिता थे वो पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। कहने का मतलब है गवर्नमेंट सर्विस में इनके पिताजी थे, वो भी दीवान के पद पर थे। यानी कि एलीट फैमिली से बिलोंग करते थे। अगर आप एलीट नहीं मानो तो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास फैमिली तो आप मान ही सकते हो। इनकी जो माता का नाम था, माता क्या है? पुतली बाई, ठीक है। तो गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतली बाई। यानी कि गांधी जी अपनी माता के लिए पुतली थे। 1882 में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा से हुआ के साथ हुआ था। सबसे बड़ी बात है इनका जो विवाह है, तो विवाह की तारीख याद रखनी पड़ेगी, बा से विवाह और बा से 82। तो विवाह कब हुआ है? विवाह 82 में। और 87 में ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। अभी देखो, अब आज के टाइम के ऐसा नहीं है कि पहले उन्होंने पूरी पढ़ाई कंप्लीट करी, फिर नौकरी लगी, फिर उन्होंने शादी करी, नहीं। पहले विवाह, उसके 5 साल के बाद बैरिस्ट्री के लिए पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। अच्छा, बैरिस्ट्री की पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट कहाँ से करी है? इंग्लैंड से। वकालत उन्होंने अपनी जो करी थी वो तो करी थी साउथ अफ्रीका में, लेकिन पढ़ के कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। इसी वजह से वो इंग्लिश लॉज के बारे में बहुत अच्छे से वो चीज़ों को जान रहे थे, दुनिया कैसी है समझ रहे थे। इसी के बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में इन्हीं सब टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ भी किया है। और बाद में अभी देखो 87 में गए और ये 4 साल के बाद ये 91 में ये वापस आ गए। अब भाई पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई थी, 91 में वापस आ गए इंडिया में। अब इन्हें काम भी चाहिए था, तो 1893 में एक पारसी पारसी तो हम जानते हैं ना, जो हमारी जो पारसी का रिलीजन होता है, तो हमें ये भी पता है कि जो पारसी लोग होते हैं जनरली ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात हैं। तो फर्म यानी कि पारसी एक कंपनी थी, वो 2 कंपनी को ओन करते थे व्यक्ति, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। वो पारसी जो कंपनी थी, वो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी थी, उसका नाम था पारसी कंपनी का। तो उसका मुकदमा साउथ अफ्रीका में हो गया क्योंकि ये इंडियन कंपनी वहाँ पे ट्रेड करती थी। तो उसकी पैरवी करने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। कब? इन 93 में। अब एक बार इनका पूरा क्रम ज़रा समझना। 82 में विवाह हुआ, 87 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, 91 में वापस आए, 2 साल के बाद 93 में ये कहाँ? अफ्रीका चले जाते हैं। अगर गांधी जी की हम रिलीजियस बिलीफ्स की बात करें तो ये गांधी जी वैष्णव हिंदू थे। तो कई बार जब आप देखोगे कि लोग ये कहते हैं कि गांधी जी ने तो इस प्रकार की चीज़ें कही हैं कि ये राम राज्य की बात करी है गांधी जी ने, ठीक है? और इसके मतलब गांधी जी कहते थे कि वो पतित पावन सीताराम। तो लोग कहते थे कि गांधी जी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पक्षधर नहीं थे। अरे भैया, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। गांधी जी जो वैष्णव हिंदू थे, तो जो जिस व्यक्ति की जो आस्थाएँ हैं वो उसके दर्शन में हमेशा निकलेंगी। भगवान राम का नाम ले लेना, ये नहीं होता कि आप मुस्लिम्स के खिलाफ हैं या मुस्लिम्स को प्रेम नहीं करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। वी हैव टू प्रैक्टिकल। आप अगर आपके पास एक सेकुलरिज़्म है, तो सबसे पहले सेकुलरिज़्म का आपको प्रिंसिपल पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में सेकुलरिज़्म क्या होता है। तब आप गांधी जी को उस तराजू पे तौल सकते हैं। 1906 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने अपना जो सत्याग्रह का प्रयोग है वो सबसे पहले कहाँ पे किया था? तो आंसर है अफ्रीका। और कहाँ पे? सत्याग्रह 6 1906 में सत्याग्रह कब? 6 में किया था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 1906 में ही अफ्रीका का एक शहर है ना डरबन, तो डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना करी। तो 6 में फिनिक्स जैसे 6 आता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? PHONEIS फिनिक्स, इक्स इक्स 6, ठीक है। और 1909 में जोहानिसबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना भी ये करेंगे। तो 1906 में फिनिक्स फॉर्म, 1909 में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म। अब जो टॉलस्टॉय फॉर्म उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, इसमें इनकी जो हेल्प करी थी, इनके जर्मनी के एक दोस्त थे कालेनबाख, उनकी मदद से करी थी। मुख्यतः जो टॉलस्टॉय फॉर्म था उसका उद्देश्य ये था कि गांधी जी के साथ में जो सत्याग्रही थे उनको उनका अनुसरण कर रहे थे, उनके परिवार को की पुनर्वास की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये टॉलस्टॉय फॉर्म में ही उन सभी लोगों को बसाया गया था। इसमें भारत से भी काफ़ी धन भेजा गया था, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था कि ठीक है ये टॉलस्टॉय फॉर्म हो रहा है। जबकि याद रखना कि अभी गांधी जी को कोई नहीं जानता इंडिया में। लेकिन अब ये बताओ, भारत से जिन लोगों ने भी धन भेजा होगा, वो हमेशा एलीट क्लास ही तो होगा, उस समय कोई बिज़नेस क्लास ही तो होगा। क्या कोई आम जनमानस उस वहाँ पे धन भेजेगा? द आंसर इज़ नो। दैट मीन्स अभी गांधी जी का जो कॉन्टैक्ट है एलीट वर्ग से है। जैसे कि टाटा समूह उस समय भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर रहे थे, तो 25,000 रुपए का सहयोग दिया था। भाई ये आज का 25,000 रुपीज़ नहीं है, ये 1909 का
₹25,000 तो आज के वैल्यू में आप अगर देखोगे उसको कैलकुलेट प्रोसीड कैलकुलेट करके तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं हैदराबाद के निज़ाम ने भी मदद की थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हैदराबाद के निज़ाम ने भी उस समय इनकी मदद करी है। चलिए, अब गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र में बिलोंग करते हैं। और गोखले के गुरु जो हैं वो है महादेव गोविंद रानडे। अभी हम इन गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में भी अलग से वीडियो में कवर करेंगे। रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से जाना जाता है। अब सुकरात जनरली क्यों जाना जाता है? क्योंकि सुकरात ना अपने तर्कों के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। सुकरात किसी भी चीज पे अंधा होकर बिलीव नहीं करते थे। तर्कों के आधार पर जब वो चीज सिद्ध हो जाती थी तभी उसी चीज को स्वीकार करते थे। कौन? सोक्रेटिस, ग्रीक यूनानी थे। तो उसी हिसाब से रानाडे, तो रानाडे का जो शिष्य हुए वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब जनरली मैं आपको गोपाल कृष्ण गोखले को बता दे रहा हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले पूरे इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में ही वाज द ओनली पर्सन जिनके संबंध जितने अच्छे इंडियंस से थे उतने ही अच्छे संबंध इनके ब्रिटिशर्स से थे। ठीक है, इसी वजह से ब्रिटिश इनको कहते थे अ ट्रेटर इन डिस्गाइज। ट्रेटर इन डिस्गाइज यानी कि छुपा हुआ ये दोगला व्यक्ति है, शुद्ध भाषा में अगर बात करेंगे। ठीक है, और इंडियंस इनको कहते थे क्या? ये कहते थे, ये इनको डरपोक कहते थे, कॉवर्ड। ठीक है, और जो तिलक थे उन्होंने तो कह दिया था इनको कच्चा रीढ़ की, इनकी जो रीढ़ की हड्डी है कच्ची, दैट मीन्स डरपोक व्यक्ति है। गांधी जी के 4 पुत्र थे। अब इन चारों के नाम क्या याद रखने हैं? द आंसर इज यस। यूपीपीसीएस जिस तरीके से डायनेमिक चीजें, बहुत फैक्चुअल चीजें पूछने लग गया है, वी हैव टू रिमेंबर इट। इसके अलावा यूजीसी नेट, हिस्ट्री, पीजीटी में तो आपको याद करना ही पड़ेगा। 2 लोगों के नाम के लास्ट में लाल लगा है और 2 के नाम पे दास लगा है। तो हरि, हरि मतलब भगवान विष्णु का नाम था तो हरि के नाम पे रखा। मणिलाल, मणि भी भगवान विष्णु से संबंधित है, मणि प्रकरण। और रामदास राम के नाम पे, और देवदास देवों के नाम पे। तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। जमनालाल बजाज इनके इतने प्रिय थे कि गांधी जी ने इनको अपना 5वां पुत्र भी कहा था। किसने? जमनालाल बजाज को, जो बजाज कंपनी है ना, वही। गांधी जी ने अपने पुत्र मणिलाल को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने से मना कर दिया, अतः मणिलाल ने विद्रोह कर दिया था। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस उनके कौन से पुत्र ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था? तो किसने? मणि ने। ठीक है, अब क्यों कर दिया था उसमें दूसरा स्टेटमेंट आपको रीजन में दे देगा, क्योंकि इन्होंने इनको विदेश में शिक्षा प्राप्त करने से मना किया था, इस वजह से। यार कैसे करेंगे? विद्रोही कौन? मणि के लिए उसने विद्रोह कर दिया। 1909 में इंग्लैंड से भारत आते हुए गांधी जी ने जहाज पर हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हिंद स्वराज पुस्तक है, इसको इंग्लिश में कभी कभार होम रूल भी कहा जाता है। तो होम रूल एक तो सोसाइटी थी, एक बुक। तो जो हिंद स्वराज या होम रूल जो बुक है, किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने। कब? 1909 में, जब वो इंग्लैंड से भारत आए तो जहाज में ही लिखी, क्योंकि जहाज एक दो दिन में नहीं आ जाते थे, टाइम लगता था। यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है। अब गुजराती क्यों? क्योंकि उनकी मूल भाषा ही गुजराती थी, तो जो भी लिखेंगे गुजराती में लिखेंगे। क्योंकि इन्होंने हमेशा किस एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करी कि बच्चा जिस भाषा के परिवेश में पलता है उसी में उसकी स्किल ज्यादा होती है। तो गांधी जी गुजराती थे तो गांधी जी की स्किल गुजराती भाषा में ज्यादा होगी, दैट्स वाई वो हिंद स्वराज भी किस में लिखेंगे? गुजराती भाषा में। गांधी जी ने इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है। तो एक तो चीज हमें ये समझ में आ जाएगी कि ये पूछेगा कि हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गांधी जी ने, राइट, ये पता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो याद रखना कि गांधी जी की जो हिंद स्वराज है, स्वराज मतलब स्वराज, खुद का राज। अब जिसकी पुस्तक में नाम ही स्व है, खुद, तो उन्होंने खुद ने ही अनुवाद किया था उसका। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किसमें लिखी थी? गुजराती में लिखी थी। बाद में इसी इनकी जो मूल बायोग्राफी थी उसी को लाइक ट्रांसलेट किया है। इनके जो पीए थे महादेव देसाई ने, उस पुस्तक का टाइटल दिया माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो। गांधी जी की अन्य पुस्तकों की बात करेंगे जैसे कि सर्वोदय, सत्याग्रह, गीता बोध। अब देखो, सर्वोदय, सर्व का उदय, अनटू द लास्ट, है ना, अनटू द लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है। सत्याग्रह तो पता हो जाएगा। अब गीता बोध में हमें कंफ्यूज होगा। देखो, गीता रहस्य जो लिखी है वो तिलक ने, जब मांडले जेल में इनको भेज दिया गया था तिलक को 1908 से 1916 तक, जो तिलक थे ना जेल में, तब उन्होंने लिखी थी गीता रहस्य। तो जेल में रहस्यों का पता किया। और गीता जो बोध है वो गांधी जी ने लिखी थी। धारा, आत्मा शुद्धि। तो आत्मा शुद्धि की बात हमेशा महात्मा गांधी ने करी है कि आप आत्म शुद्धि होनी चाहिए। राष्ट्र की वाणी हमारे कौन थे? महात्मा जी थे। हिंद स्वराज पता हो गया, और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। तो हमें याद करने में तो प्रॉब्लम एक जो बहुत ज्यादा फेमिलियर हम गांधी जी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जिस बुक को, वो है आत्मशुद्धि। गांधी जी के ने कुछ साप्ताहिक पत्र भी निकाले थे जैसे कि इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन इन्होंने दक्षिण में ही निकाला था, अफ्रीका में, अंग्रेजी भाषा में। नाम से, टाइटल से दिख रहा है ओपिनियन कैसा वर्ड होता है? ओपिनियन इंग्लिश वर्ड है। 1909 में प्रकाशित किया। किस किस लैंग्वेज में प्रकाशित होता था? हिंदी में, गुजराती में और तमिल में। ठीक है, HGHT में, जैसे जी जैसे हम बोलते हैं GST, तो ये याद रखना GHT। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडियन ओपिनियन उन्होंने उर्दू में पब्लिश नहीं किया।
अब जनरली जब आएगा तो हमें लगेगा कि उर्दू में पब्लिश किया होगा, हिंदू मुस्लिम की बात करते थे गांधी जी, नहीं वहाँ पे ये लॉजिक हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि अभी हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आएगी, क्योंकि ये तो 1909 में ही प्रकाशित किया था। भारत में अंग्रेजी भाषा में उन्होंने यंग इंडिया, और जो बाद में बदल गया था हरिजन, 1933 में ये हरिजन में कन्वर्ट हो गया था इंग्लिश में। भारत में हिंदी में जो न्यूज़ पत्र इन्होंने निकाले हैं वो है एक तो हरिजन सेवक, ठीक है, हरिजन बंधु और नवजीवन। तो हरिजन बंधु ही बाद में कन्वर्ट हो गया था नवजीवन में, जैसे यंग इंडिया 1933 में कन्वर्ट हो गया था हरिजन में। याद कैसे रखेंगे कि हम यंग इंडिया में जो हरिजन है वो भी क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। यंग इंडिया तो नव भारत, और बंधु, बंधु का जीवन बचाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो हरिजन बंधु नवजीवन। आगे बात करेंगे हम गांधी के दर्शन की बात करेंगे, तो गांधी इनोवेशन या गांधी जी का नवाचार से तात्पर्य है कम निवेश में अधिक लोगों के लिए अधिक उत्पादन। जैसे आजकल हम बहुत ज्यादा एक वर्ड सुनते हैं इनोवेशन, तो इनोवेशन का मतलब है क्या? इनोवेशन को वो कहते हैं कि आप कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रोडक्शन करो, ज्यादा लोगों को हेल्प हो सके, वही है आपका क्या, इनोवेशन। तो लेस इन्वेस्टमेंट, मोर प्रोडक्शन एंड फॉर मोर पीपल, फॉर द बेनिफिट ऑफ द मोर पीपल। कम पैसे में कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा उत्पादन ही इनोवेशन है। गांधीयन इनोवेशन का अर्थ यही है। कॉन्सेप्ट भी पूछ ले आपसे कि गांधीयन इनोवेशन का मतलब क्या होगा। गांधी जी ने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं माने, कि भाई जैसा हमारा मन होगा वैसा हमें स्वाद लगेगा। वरना अब सीधी सी बात है, डायबिटीज वाला जो पर्सन होता है उसको तो मीठा भी कैसा लगता है, कड़वा लगता है। इट मीन्स मन की बात है। गांधी जी ने कहा कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यानी कि सत्य ही ईश्वर है, ट्रुथ इज गॉड। सीधी सी बात, इनकी ये फिलॉसफी याद रखना है। गांधी जी के विचारों पर गीता एवं बाइबल के अलावा टॉलस्टॉय की जो पुस्तक थी ईश्वर का साम्राज्य आपके भीतर है, इसका इंग्लिश में अगर कहें तो इसको बोला जाता था द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ गॉड लाइज विद इन यू। कि भगवान बाहर हमें खोजने की आवश्यकता नहीं है, तो भगवान का जो पूरा साम्राज्य है वो हमारे अंदर है। और इस विचार से बहुत अधिक लोगों को इन्होंने प्रभाव किया। गांधी जी को प्रभावित करता है ये विचार, क्यों? क्योंकि गांधी जी ने जो अपना टैलिस्मैन दिया है, टैलिस्मैन का मतलब जो अपना मंत्र दिया है, तो उसमें वो कहते हैं कि चूंकि भगवान सबके अंदर है, इस वजह से हम गरीब से गरीब को भी हर्ट नहीं कर सकते हैं। तो टॉलस्टॉय का विचार था ये, कौन सा, ईश्वर का साम्राज्य आपके भीतर, ये टॉलस्टॉय की देन है। टॉलस्टॉय गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये राजनीतिक गुरु हमारे कौन थे गांधी जी के, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। लेकिन अगर ये कहे कि ये जो गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु तो टॉलस्टॉय। जैन मुनि श्रीमद राजचंद्र एवं महादेव गोविंद रानडे ने भी गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। कौन कौन? एक तो जैन, देखो महादेव गोविंद रानडे तो समझ में आता है, क्योंकि महादेव जी अध्यात्म से रिलेटेड कर लोगे हम लोग। दूसरा है जैन मुनि श्रीमद राजचंद्र, और इसी वजह से जो जैनियों का जो सिद्धांत है ना, अहिंसा, वो गांधी जी को बहुत ज्यादा प्रेरित करता है, क्योंकि इनके आध्यात्मिक गुरु ही कौन थे, एक जैन थे। राणा डे को आधुनिक ऋषि कहा जाता है, जो मॉडर्न ऋषि है ना, क्यों? क्योंकि मॉडर्न ऋषि में इनको क्यों कहा जाता है, बिकॉज इनको सोक्रेटिस भी कहा जाता है राणा डे को, तर्क के आधार पर। गांधी जी ने अपने सामाजिक आदर्शों का प्रस्तुतिकरण अपनी पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज। अभी बताया था हिंद स्वराज कब लिखी, 1909 में। और हिंद स्वराज में ही गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ एवं वेश्या कहा है। ठीक है, क्या कहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है, बांझ एवं वेश्या है। गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक थी, क्या है, अनटू द लास्ट, इसी से सर्वोदय, अनटू द लास्ट। जब तक अंतिम जो पड़ाव पर व्यक्ति है, मान लो ये सीढ़ी, जब तक अंतिम व्यक्ति का भी भला नहीं हो जाए, उसकी बात कर रहे हैं गांधी जी। सर्वोदय यही तो हो गया, सबका उदय, जो लास्ट में है उसका भी उदय होना चाहिए। और हेनरी डेविड थोरू की पुस्तक थी ऑन सिविल डिसोबीडियंस, यहाँ से उन्होंने सविनय अवज्ञा का विचार लिया था। इसके अलावा सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी गांधी जी ने ही किया है। अब ये पूछेगा कि सर्वोदय शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, एक तो ऑप्शंस में देगा गांधी और दूसरा देगा आचार्य विनोबा भावे, लेकिन आंसर वुड भी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। इनके जो जो इनको जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, उनको कहा जाता है कि इनका जो दर्शन था वो अराजकतावाद था। बताएंगे अभी। अच्छा, दार्शनिक अराजकतावाद क्या है, कहने का मतलब ये है कि इनके कुछ ऐसे सिद्धांत थे जो ये मानते थे कि ये हर किसी की, हर कंडीशन में हर किसी पे लागू होते हैं। इसी को दार्शनिक अराजकतावाद कहा जाता है। सत्य एवं अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। तो गांधी जी ने राम राज्य की संकल्पना तो करी थी, और किस आधार पर राम राज्य ला सकते हैं, सत्य और अहिंसा के बेसिस पे। और उन्होंने क्या कहा, अहिंसा का इन्होंने एक बहुत ही एग्जॉल्टेड फॉर्म जो प्रस्तुत किया है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने वीर की अहिंसा को संसार में सबसे शक्तिशाली बताया है। वो कह रहे हैं कि तो वीर व्यक्ति है, मतलब अगर कोई पर्सन इतना कैपेबल है, वो चाहे तो किसी को भी नष्ट नाबूद कर सकता है, और फिर भी वो अगर अहिंसक है, तो वो कह रहे हैं वो सबसे पावरफुल है, वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम मान लेते हैं कि यूएसए के पास क्या है, यूएसए के पास न्यूक्लियर है।
तो ये यूएसए इस सेंस में तो वीर हो गया ना, न्यूक्लियर इनके पास आर्मामेंट्स हैं, लेकिन फिर भी यूएसए किसी के ऊपर न्यूक्लियर की धमकी ना दे, न्यूक्लियर वेपन्स चलाए ना, तो एक्चुअल में यूएसए इस सेंस में वीर कहा जाएगा। तो जब भी पूछा जाए गांधी जी की फिलॉसफी क्या है, तो वहां पर हम ये वाला कोट कर सकते हैं कि दो देयर आर मैनी नेशंस हु आर एनफ कैपेबल इन न्यूक्लियर डोमेन, yet if they adopt constraints, then they would be the real powerful and the mighty nations in according to the philosophy of Mahatma Gandhi, right? गांधी जी सत्याग्रह की रणनीति में उपवास को सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे कि उपवास रखो, और जैसे देख रहे हैं कि किसान आंदोलन होते हैं, कुछ भी होता है तो लोग आजकल उपवास ही रखते हैं, गांधी जी का टूल्स है। और उन्होंने अग्निबाण कहा था। उपवास को क्या कहा है उन्होंने कि उपवास कैसा है, अग्निबाण की तरह है। जबकि हड़ताल को सत्याग्रह में अंतिम स्थान पर मानते थे कि हड़ताल से क्योंकि काम अवरुद्ध होता है, अन्य लोग भी परेशान होते हैं, इस वजह से हड़ताल को वो निम्न मान रहे हैं, जबकि उपवास को क्या मान रहे हैं, अग्निबाण। गांधी जी ने आत्मनियंत्रण को परिवार नियोजन का सर्वोत्तम उपाय बताया कि भाई जब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी, खाने के लिए होगा नहीं, फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग उन्होंने कहा कैसे, बोले सरकार जबरदस्ती फैमिली प्लानिंग ना कर पाए, ये नहीं हो कि किसी को पकड़ के आप नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी और बेसेक्टोमी करवा दो, नो। कैसे कि आत्मनियंत्रण ही करो, क्योंकि इन्होंने आत्मा को बहुत पावरफुल बनाने की बात करी, आत्मशक्ति की बात करी है इन्होंने, जो हमारे शक्तिमान भी कहते थे। गांधी जी ने कहा कि मेरे लिए छोटे से छोटा कार्य भी इस बात से शासित होता है कि भाई मेरे लिए धर्म सम्मत है, कि उनके लिए कि कोई भी कार्य छोटा और बड़ा नहीं है, बस वो क्या है, धर्म सम्मत होना चाहिए, यानी कि वो किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। तो गांधी जी की जो फिलॉसफी है ना, सोशलिज्म, जब गांधी जी को ऐसे सोशल रिफॉर्मर कहेंगे तो वो क्या है, वो किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते हैं, वो फिजिकल लेबर को रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट देते हैं। गांधी जी के अनुसार गरीबी का स्थायित्व हिंसा का कुर्त रूप है, यानी कि वो कह रहे हैं कि हिंसा का सबसे खतरनाक रूप क्या हो सकता है, तो वो कह रहे हैं गरीबी, जो जो गरीबी के ऊपर कोट्स आप लिख सकते हैं उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गांधी जी एकादश महाव्रत यानी कि 11 महाव्रतों में विश्वास करते थे। जो जो 5 महाव्रत हैं वो तो वो जैनियों के ही हैं, क्यों, क्योंकि इनको जो गुरु थे ना, इनके गुरु जी का नाम क्या था, जैन मुनि श्रीमद राजचंद्र, इनके गुरु जी थे, आध्यात्मिक गुरु। तो उनका असर आया, कौन कौन सा, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसके बाद आस्वाद, वो कह रहे हैं कि हर चीज स्वाद के लिए, हर चीज अच्छी हो, जो तुम्हें हर चीज पसंद हो, अच्छी लगे, सिर्फ वही ना करना चाहिए, दूसरों को हित के लिए भी करो। निर्भीकता यानी कि डरना नहीं, शारीरिक श्रम, फिजिकल लेबर। तो ये 11 महाव्रत गांधी जी के अगर आपने याद कर लिए तो इट विल बी मोर इजी। सर्वधर्म समानता की बात भी कर रहे हैं गांधी जी ने, स्वदेशी का व्रत, स्वदेशी की बात, और अस्पृश्यता का निवारण भी गांधी जी ने कहा है। गांधी जी ने गोखले माई पॉलिटिकल गुरु भी पुस्तक लिखी है, क्योंकि उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे, गोखले जी थे। गांधी जी को जो मदन मोहन मालवीय थे, जिन्होंने 1909 और 1918 की कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करी थी, उन्होंने कहा है भिखारियों का राजा है, कि इसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको आधुनिक युग के अजात शत्रु कहा था। अब आप इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये देखना कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ से हैं, बिहार से हैं। अजात शत्रु कहाँ का शासक था, बिहार का। तो गांधी जी को इन्होंने अपने ही परिदृश्य से जोड़कर ही कंपैरिजन करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद ने आधुनिक युग के अजात शत्रु कहा है किसको, महात्मा गांधी जी को। चलिए, इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को डिनाउंस किया, उनकी कमियां निकालते हुए कहा कि वो मुस्लिम्स को अपीज करते हैं, यानी कि कहने का मतलब है मुस्लिमों को रिझाने का काम करते हैं। टाइम मैगजीन ने एक बार गांधी, जो टाइम मैगजीन जो यूएस की मैगजीन है, विच हैड, उन्होंने एक बार गांधी जी की बहुत हंसी उड़ाई थी और कहा था कि कितने पतले दुबले आदमी, ऐसा लगता है कि इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। ये बात कब उन्होंने कही थी, जब गांधी जी ने वो मार्च किया था ना आपका, जो दांडी मार्च, तो गांधी जी ने कहा था कि इतने दिनों में हम पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई इतने पतला आदमी है, ये तो बीच में ही लड़खड़ा जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में ही जब गांधी जी ने इतने बड़ी सक्सेस करी, तो यही टाइम मैगजीन ने उनकी तारीफ करी। तो वक्त बदलता है, अपना टाइम आएगा, वही वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर बाद में जब गांधी जी की डेथ हो जाती है, तो टाइम मैगजीन ने कंपेयर किया था गांधी जी को अब्राहम लिंकन से, ठीक है। और बोला था कि जिस तरीके से लिंकन महान थे, लिंकन भी दूसरों के द्वारा मारे गए, गांधी जी का भी उसी तरीके से हत्या हुई है। टाइम ने लिखा था कि द वर्ल्ड न्यू दैट इट हैड इन अ सेंस टू डीप टू सिंपल फॉर द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड, कन्वाइड एट इज गांधी जी डेथ। सीधी सी बात ये है कि वो कह रहे थे कि गांधी जी की जो मृत्यु है पूरी दुनिया कभी माफ नहीं करेगी, जैसे लिंकन की मृत्यु को माफ नहीं किया है। और जब गांधी जी की डेथ हुई थी, तो जो आइंस्टीन थे, आइंस्टीन ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि इतने दुबले पतले शरीर का वजन वाला व्यक्ति, उसके पास इतना पावरफुल कोई व्यक्ति होगा, इस बात पे जब आगे वाली पीढ़ियों को आप बताएंगे तो उस पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। इसके अलावा गांधी जी के पास, जो गांधी जी एक रेगुलर जर्नल पब्लिश करते थे, हरिजन 1933 से उन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट किया था। तो जो भी लोग उनको पत्र लिखते थे, वो अपने हरिजन में उसको पब्लिश करते थे, और उन्हीं लेटर्स को कंपाइल किया है उन्होंने, नेहरू जी ने, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से।
गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को कहा था कि जब जवाहरलाल नेहरू को पीएमशिप के लिए दारोमदार इन्होंने दिया कि मैंने तुम्हारा नाम किसके लिए सजेस्ट कर दिया, क्रोन ऑफ थॉर्न्स यानी कि कांटों के मुकुट के लिए मैंने तुम्हारा नाम दे दिया है, तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार बना दिया है। कीप इट ऑन दो द हेड बी ब्रूस्ड, इसको बनाए रखना यद्यपि जो सिर है, ब्रूस्ड का मतलब होता है इसमें जख्म हो जाएंगे। चलिए आप गांधी जी के बारे में थोड़ी हम इनकी गांधी जी की ये टॉपिक था। तो जनरली जो इन्फॉर्मेशन वन डे एग्जाम्स के लिए जो थी गांधी जी के लिए वो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा जो मेंस पर्सपेक्टिव एग्जाम्स अगर आप कोई देख रहे हैं तो गांधी जी की थोड़ी फिलॉसफी हम डिस्कस कर लेंगे, क्यों, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। गांधी को मैसेंजर माना जाए हिंदू मुस्लिम यूनिटी का या फिर नहीं, या फिर गांधी जी ही मेन कारण से हिंदू और मुस्लिम से डिवाइड में क्यों, और क्या गांधी जी हिंदी मुस्लिम यूनिटी के अगर मैसेंजर थे तो क्या गांधी जी कितने सक्सेस थे, क्या डिवीजन जो हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इंडिया एंड पाकिस्तान का, क्या उसमें गांधी जी जिम्मेदार नहीं है। तो दीज आर द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस। अब सबसे पहले हम तर्क देते हैं ऐसे उसमें कि गांधी जी को हम ये क्यों कहते हैं कि गांधी जी की वजह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं बन पाई। पेंड्रल मून ने कहा है, एक लेखक है, हिस्टोरियन से, उन्होंने गांधी जी को ब्लेम किया है कि गांधी जी की वजह से ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये पूरी तरीके से हिंदू रूप ले चुकी थी, जो कि बाद में इंडियन यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा होती है। इसके अलावा गांधी जी जो हिंदू साइन एंड सिंबल्स इस्तेमाल करते थे, जैसे रघुपति राघव राजा राम, गौरक्षणी सभा की बात कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ रामराज की बात कर रहे हैं, तो ये इससे भी मुस्लिम्स को दिक्कत थी। गांधी जी एंड आईएनसी फेल टू प्रिवेंट बेबी सेक्शन ऑफ इंडिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो गांधी जी थे वो भारत का विभाजन रोकने में नाकामयाब हो गए, तो यहाँ पे गांधी जी की फेलियर्स हमें यहाँ पे कमियां दिखती हैं। आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ गांधी जी कि भाई गांधी जी एक्चुअल में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पक्षधर थे, क्योंकि गांधी, एक तो आप यही लिख लो कि गांधी जी के 1 of 11 मंत्रास या प्रिंसिपल ऑफ गांधी वॉज सर्वधर्म सर्वधर्म संभव। तो सबसे बड़ी बात है, गांधी जी के जो 11 मंत्र या प्रिंसिपल थे उनमें से एक यही थे, सर्वधर्म संभव, सभी धर्म को एक मान रहे थे। गांधी जी ने मुस्लिम्स के खिलाफत आंदोलन को लीड किया था, खिलाफत और नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट को एक साथ ऑर्गेनाइज करवा दिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि खुद मुस्लिम्स थे, वो गांधी जी के मुख्य डिसिपल थे, बहुत बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग में उन्होंने गांधी जी का साथ दिया, फिर गांधी जी ने उनके ऊपर हाथ रखा। और मोहित सेन यहाँ तक कहते हैं कि क्रेडिटेड, वो कहते हैं कि आज इंडिया जो सेकुलर नेशन है उसका क्रेडिट वो गांधी जी को या गांधी जी के विजन को देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि गांधी एक मॉडर्न, वो मतलब क्रिटिक थे, गांधी जी बुराई करते थे, आलोचना करते थे, तो पश्चिम की संस्कृति थी उसकी या पर जो भी मॉडर्निज्म था उसकी। तो ये कहाँ तक सही है कि गांधी जी ने मशीनों का विरोध किया है, कई बार इस तरीके से ऑब्स्टेकल्स हमें देखने को मिलते हैं, कई लोग इस तरीके से ब्लेम करते हैं। आंसर कैसे है, आशीष नंदी प्रोजेक्टेड गांधी को क्या कहते हैं कि एक काउंटर मॉडर्निस्ट क्रिटिक ऑफ द बेस्ट थे। गांधी क्या थे, एक काउंटर मॉडर्निस्ट क्रिटिक थे बेस्ट के। पार्थ चटर्जी कहते हैं कि गांधी अ क्रिटिक ऑफ सिविल सोसाइटी थे। भीखू पारेख ने कहा है कि ही इज ए क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। भीखू पारेख कह रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के क्रिटिक थे। गांधी जी ने हिंद स्वराज में एक सिविलाइजेशनल नेशन का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था और उन्होंने इसमें कुछ चीजें कही थी वो हमें पता होनी चाहिए। कहा था कि दैट द इंडियन सिविलाइजेशन इज क्वेश्चनेबली द बेस्ट, कि भारतीय जो सभ्यता है वो सबसे बेस्ट है बिना किसी शक के। इट हैड इमेंस पावर ऑफ एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके पास असीमित शक्तियां हैं कि अपने आप को अपने में किसी को भी मिला लेती है। जितने लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और सभी को उसने मिला लिया, इस वजह से ये कैसी है, अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट है। दूसरा कह रहे हैं कि आज इंडिया जो गुलाम है उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने कैपिटलिज्म को, कंज्यूमरिज्म को अपना लिया। तो जब भी हम कंज्यूमरिज्म की बात करेंगे यहाँ पे गांधी जी को कोट कर सकते हैं, द इंग्लिश हैव नॉट टेकन इंडिया, वी हैव गिवन देम। अंग्रेजों ने हमसे भारत नहीं लिया, हमने खुद उन्हें दे दिया है। उनकी पद्धति को अपनाकर अपनी संस्कृति को खुद डिमीन करते हैं, हम उनके अपने कल्चर की खुद बुराई करते हैं, अपने कल्चर को हम खुद भूल गए, हम खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं और हम ब्लेम करते हैं ब्रिटिशर्स को। द रेलवे, द लॉयर्स एंड द डॉक्टर्स आर एम्पावरिंग द कंट्री। तीन लोगों को कह रहे हैं कि ये लोग देश में दीमक की तरह काम कर रहे हैं, जिसको गरीब बना रहे हैं। कौन, रेलवे, लॉयर एंड द डॉक्टर। इंडिया मस्ट रिनाउंस ग्रीड ऑफ कंजप्शन। भारत को अवश्य ही जो उपभोग है, उपभोग का जो लालच है कि हर चीज उपभोग करनी है, चाहे मिंत्रा पे बात करें, कितनी सारी अमेजन पे कुछ ना कुछ हम सर्च करते रहते हैं, ये खरीदना है, जरूरत हो या नहीं, देख के डिसाइड करते हैं, जरूरत के हिसाब से हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि क्या खरीदना है। इंग्लिश रूल विदाउट द इंग्लिश मैन। गांधी जी कह रहे थे कि हमें अंग्रेजी शासन तो चाहिए, अंग्रेजों के जो सिद्धांत हैं, जैसे जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं,
डेमोक्रेटिज्म की बात कर रहे हैं, ये सिद्धांत वाला शासन तो चाहिए, लेकिन हमें अंग्रेज नहीं चाहिए। अब तो ये तो चीज़ हो गई कि गांधी जी की ये बुराई कर रहे हैं कि गांधी जी भाई मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज कर रहे थे। गांधी जी ने यहाँ पर वेस्ट को क्रिटिसाइज किया और इंडियन नेशन को अच्छा बताया। अब दूसरा हमें आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि गांधी जी ने मॉडर्नाइजेशन के अपोजर नहीं थे, जैसे कि ऐसी यूटिलाइज, क्योंकि अब गांधी जी ने मॉडर्निज्म का विरोध नहीं किया क्योंकि उन्होंने स्वयं ही बहुत सारी मशीन का प्रयोग किया है। ही पब्लिश्ड मैनी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और बुक्स को पब्लिश किए और वो सब छापे के, वो सब का प्रिंट कहाँ पे होता था, मशीन से ही होता था ना। तो जब वो स्वयं ही मशीन्स का प्रयोग कर रहे हैं तो हाउ कैन ही क्रिटिसाइज मशीन्स या मॉडर्नाइज्म। ही एडवोकेटेड चरखा विच इटसेल्फ वाज ए मशीन, उन्होंने चरखा को भी प्रयोग किया, चरखा तो खुद में ही मशीन थी, वो मशीन का कैसे विरोध कर सकते हैं। उन्होंने जोर दिया था कि मशीन्स का देखो प्रयोग तो होना चाहिए, लेकिन मशीन का ऐसे प्रयोग होना चाहिए जिससे कि लोगों का भला हो, ना कि उनकी तबाही हो जाए। वो कह रहे हैं कि मशीन्स का प्रयोग एक रेशनल बेसिस पे होना चाहिए, जियोग्राफिकल फैक्टर और डेमोग्राफिक फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए ही मशीन्स का प्रयोग होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, समझते हैं जरा। ये बताओ, वो कह रहे हैं जैसे इंग्लैंड में ना बात करो, इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, तो इंडस्ट्री में काम करने के लिए क्या चाहिए, आपको लेबर चाहिए। तो इंग्लैंड में लेबर कम है, इनकी कमी है, इस वजह से इसको रिप्लेस करने के लिए मशीन्स आ जाएंगी। बात सही है। वो कह रहे हैं लेकिन इंडिया की कंटेक्स्ट की बात करो, इंडिया में डेमोग्राफी ज्योग्राफी डिफरेंट है, इंडिया में तो पॉपुलेशन है काफी अधिक है। तो अब जब आप यहाँ पर मशीन्स को डिप्लॉय करोगे तो मशीन्स किन का काम खा जाएंगी, लोगों का, गरीब लोगों का। तो मशीन्स का प्रयोग कैसे होना चाहिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द मासेज और फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मासेज। It should be based on the rational use of machines by keeping geographical factors and demography in the mind, right? इसके अलावा अब महात्मा गांधी को हम डिस्कस कर रहे हैं इनके कुछ। महात्मा गांधी को अपोस्टल ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस कहा जाता था। अब महात्मा गांधी की हम फिलोसफी, कोर फिलोसफी को डिस्कस कर रहे हैं। कार्डिनल प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो उनके दो कार्डिनल प्रिंसिपल्स थे। राम राज्य वो कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने दो चीजें बताई, एक तो नॉन वायलेंस बताया और दूसरा उन्होंने कहा सत्याग्रह। तो सत्याग्रह तो हमें पता है, उन्होंने हिंदुइज्म की जो फिलोसफी थी वहां से ड्राइव किया, और नॉन वायलेंस चूंकि इनके जो गुरु थे वो खुद ही कहते थे जैन थे, और बुद्धिज्म से ड्राइव किया था। वो कहना कि द हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ ए वॉरियर इज नॉन वायलेंस, किसी भी वॉरियर का जो हाईएस्ट गुण है वो कैसा होता है, नॉन वायलेंस होता है। अभी इसके बारे में डिस्कस करके आए हैं। साथ में उन्होंने एक ये भी कहा कि द ऋषिज हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ द नॉन वायलेंस इन द माइडेस्ट ऑफ द नॉन वायलेंस, इन द माइडेस्ट ऑफ वायलेंस, यहाँ पर ये वायलेंस है, ठीक है। उन्होंने इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे ऋषि जिन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को जन्म दिया, वो कब, जब चारों तरफ हाहाकार मची थी, चारों तरफ हिंसा थी। यानी कि हिंसा के दौर में जिन ऋषियों ने अहिंसा को जन्म दिया है वो न्यूटन से भी ज्यादा ग्रेट थे। ये कथन है महात्मा गांधी का। तो ऐसे कोट्स स्टेटमेंट्स आप लिख के गांधी जी को नॉन वायलेंस की जो थ्योरी है उसको प्रूव कर सकते हैं। पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करें तो स्वराज की बात करते थे कि स्वराज होना चाहिए रामराज की तरह, किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ। सेल्फ रूल होना चाहिए, सभी को जस्टिस मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए, सॉवर्निटी ऑफ द पीपल हो, और फ्रीडम फ्रॉम नॉन वायलेंस, इसी ये भी स्वराज में आता है। लिमिटेड स्टेट मशीनरी, स्टेट का इंटरवेंशन लिमिटेड हो, हर चीज में स्टेट की दखल अंदाजी पसंद नहीं कर रहे हैं। और विलेज भी स्वराज्य हो, सेल्फ डिपेंडेंट विलेज होने चाहिए जैसे प्राचीन काल में थे। पॉलिटिकल फिलोसफी में कहते हैं कि पॉलिटिक्स शुड बी यूज्ड एज एजेंट ऑफ चेंज, कि वो पॉलिटिक्स का प्रयोग हमें किया जाना चाहिए बदलाव के लिए। अब तो पॉलिटिक्स का इस्तेमाल होता है खुद के बदलाव के लिए। सोशल रिफॉर्मर है कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स की अगर हम बात करें तो इसमें गांधी जी का एक हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि उन्होंने सर्वधर्म की बात करी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात करी एरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो जब भी हम किसी, गांधी जी का जो हमारे जो 11 मंत्र थे ना, या जो प्रिंसिपल्स थे वो हमें हमेशा याद रखने हैं उनमें से। तो एरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है, तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करो और जेंडर इनक्वालिटी की बात कर रहा है। सोशल और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दोनों खत्म करना है। हरिजन मार्च उन्होंने 1933 में निकाला था। हरिजन न्यूज़पेपर भी यानी कि पब्लिश करते थे। सेटिंग अप ऑफ उद्योग संघ की स्थापना की बात कर रहे थे, जो कि विलेज इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, जिससे कि ग्रामीण लेवल पर जो इकोनॉमी अच्छे तरीके से रन करेगा, लोग गरीब नहीं रहेंगे। काऊ प्रोटेक्शन एसोसिएशन की बात कर रही है। गौरक्षणी सभा। तालीमी संघ, तालीमी के मतलब एजुकेशन के बारे में बात करी था, बेसिक एजुकेशन सोसाइटी। और गांधी जी क्या एलिमेंट्री एजुकेशन कह रहे थे, मदर टंग लैंग्वेज में होना चाहिए, है ना। रिवाइवल ऑफ खादी इंडस्ट्री की बात करते हैं। 1923 में खादी इंडस्ट्री बोर्ड बना था, खादी बोर्ड बना था, ठीक, 1923 में। रिवाइवल ऑफ खादी इंडस्ट्री और एडॉप्शन ऑफ हैंड स्पन एंड हैंड वोवन क्लॉथ्स एज नेशनल यूनिफॉर्म। वो उन्होंने कहा था कि हमारा राष्ट्रीय पोशाक क्या होना चाहिए, हाथ से बुने हुए खादी के कपड़े, और खादी इंडस्ट्री का रिवाइवल होना चाहिए जिससे कि
जो पुअर होंगे उनका अपलिफ्टमेंट होगा। चाइल्ड मैरिज एंड करो, प्रोपागेटर ऑफ हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी थे, यानी कि सर्वधर्म की ये बात करते थे। इस तरीके से गांधी जी को हम सोशल रिफॉर्मर कह सकते हैं। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि ही डिड नॉट डिसरिस्पेक्ट मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर को उन्होंने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, उनका भी सम्मान किया कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। ईच ऑक्यूपेशन हैज इट्स ओन प्लेस। इकोनॉमिक फिलोसफी में लॉ ऑफ ट्रस्टीशिप की उन्होंने बात करी थी, विलेज वाटर इंडस्ट्रीज की बात करी, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन बात करा है, रैशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन और मशीनीकरण होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि हमें कंजप्शन के लिए जो हमारी लस्ट है उसको त्याग देना चाहिए। क्रिटिसिज्म इसका इकोनॉमिक फिलोसफी का उन्होंने आरपी दत्ता एक मार्क्सिस्ट उन्होंने कहा है गांधी जी को द एस्केटिक डिफेंडर ऑफ प्रॉपर्टी के, तो भाई पूंजीवाद के समर्थक थे। द मस्केट ऑफ द बुर्जुआ, द जोना ऑफ द रिवोल्यूशन और द जनरल ऑफ अनब्रोकन डिसास्टर। ये कुछ नाम, ये इस तरीके से कुछ टैग वर्ड्स हैं। अगर हम लिखेंगे क्रिटिसिज्म में गांधी जी के, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू फेच अ गुड मार्क्स। So the aesthetic defender of property, the mascot of the bourgeois, the Jonah of the revolution, the general of unbroken disaster। अब हम बात करें कंक्लूजन में, गांधी जी के अगर कंक्लूजन की बात करें, ही वाज ए मिक्स ऑफ प्रॉफिट, अ हिंदू रिलीजियस रिफॉर्मर, ए सोशल रिफॉर्मर एंड ए नेशनलिस्ट फाइटर फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस। वो किस किस की मिक्सअप है? हिंदू रिलीजियस के रिफॉर्मर है, हिंदू धर्म की रिफॉर्म करने की बात करी है, सोशल रिफॉर्मर भी है और नेशनलिस्ट भी है जो देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं। जवाहरलाल नेहरू का कथन इंपॉर्टेंट है, फेमस है, गांधीज इन्फ्लुएंस वाज नॉट ओनली लिमिट टू दोस। वो कह रहे हैं कि गांधी जी का प्रभाव सिर्फ उन तक सीमित नहीं था जो गांधी जी से एग्री करते थे, गांधी जी ने उनको भी प्रभावित किया जो गांधी जी से डिसएग्री करते थे। लॉर्ड लिथगो ने गांधी जी के जो तरीके थे अपनी बात को मनवाने का, सत्याग्रह की बात हो, उपवास की बात हो, कहा है कि एक तरीके का ब्लैकमेल करते थे कि हमारा ऐसा काम करो, हमारी बात मानो वरना हम मर जाएंगे। क्रिटिक्स गांधी जी को कहते हैं एक फिलोसफिकल अनार्किस्ट थे गांधी जी। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब सेलेक्ट ओपिनियन, जैसे कि हम बात करें आचार्य कृपलानी का, तो वो कहते हैं कि द महात्मा इज मोर राइट व्हेन ही इज रॉन्ग देन वी आर व्हेन वी आर राइट। वो कहते हैं कि महात्मा जब गलत होते थे ना, वो तब भी उससे ज्यादा सही होते थे जब हम पूरे सही होते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि ग्रेट एज गांधी इज अ पॉलिटिशियन, एज एन ऑर्गेनाइजर, एज अ लीडर ऑफ मैन, एज अ मोरल रिफॉर्मर, ही इज ग्रेटर देन ऑल दीज एज अ मैन बिकॉज नन ऑफ दीज एस्पेक्ट्स एंड एक्टिविटीज लिमिट्स हिज ह्यूमैनिटी। वो कह रहे हैं कि चाहे हम उनके ऑर्गेनाइजर की बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं, लीडर की बात कर रहे हैं, मोरल रिफॉर्मर, इन सबसे भी वो महान थे ऐसे मैन के तौर पे। तो गांधी वाज अ ग्रेट एज अ मैन। ठीक है। अर्नोल्ड टोयनबी ने कहा है द जनरेशन इनटू व्हिच आई हैपन टू हैव बीन बोर्न हैज नॉट ओनली बीन हिटलर्स जनरेशन इन द वेस्ट एंड स्टालिन इन रसिया। अर्नोल्ड टोयनबी ने कहा कि जिस जनरेशन में मैंने जन्म लिया है वो सिर्फ हिटलर की और स्टालिन की जनरेशन की बात नहीं है, उस जनरेशन में हमने गांधी, भारत के गांधी को भी देखा है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अ ग्रेट लीडर ऑफ द गांधीयन एरा, जवाहरलाल नेहरू रैंक्स नेक्स्ट टू, सॉरी अब यहीं तक है हमारा, अब ये तो न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमने आचार्य कृपलानी की बात कर ली कि जब सही गलत के बारे में गांधी जी मतलब ऑलमोस्ट हमेशा सही होते थे, वो कितना भी गलत हो वो तब भी सही होते थे, और उस उतना जब वो गलत होते थे तब ज्यादा सही होते थे कंपैरिजन टू कि जब हम सही होते थे उसकी अपेक्षा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कहा कि ग्रेटेस्ट ऑफ एज अ मैन, और अर्नोल्ड टोynबी ने हिटलर और स्टालिन की सिर्फ जनरेशन की बात ना करके कहा कि गांधी जी भी उस समय थे। तो ये था पूरा टॉपिक हमारा महात्मा गांधी जी के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। बाकी हम अब नेक्स्ट कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।